12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां न जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चमन मिश्रा और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। राहुल गांधी पर बात करें उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। गलत, जी हाँ, राहुल गांधी गलत कह रहे हैं। 12 साल में नहीं बल्कि 18 साल में देश इस मुकाम पर पहुंचा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सीक्रेट एमओयू 18 साल पहले हुआ था और उस एमओयू के बाद भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया। उस एमओयू के बाद भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी खत्म होती गई। लगभग हर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को किल किया गया और उसी का परिणाम ये हुआ कि हम कई सेक्टर्स में इंपोर्ट पर डिपेंड हो गए और उसी इंपोर्ट के कारण हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता गया, फॉरेक्स रिजर्व कम होता जा रहा है। क्या था वो एमओयू? हमारी सहयोगी हिमांशी ने अपनी एक पुरानी वीडियो में इस पर विस्तार से बात की है, इसे विस्तार से समझाया है, देखिए। 7 अगस्त 2008 बीजिंग का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, बीजिंग ओलंपिक्स ओपनिंग के एक दिन पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। इंडिया के पार्लियामेंट को नहीं बताया गया। इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने डेलिब्रेट नहीं किया। इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर नेगोशिएटिंग पार्टी नहीं था। ये एक स्टेट टू स्टेट ट्रीटी नहीं था, ये एक पार्टी टू पार्टी पैक्ट था भारत की रूलिंग पार्टी और चाइना की रूलिंग पार्टी के बीच। और साइन करने वाले कौन थे? इंडियन साइट के लिए साइन किया राहुल गांधी, चाइनीज साइट के लिए साइन किया वांग जियारुई, इंटरनेशनल लियाजन डिपार्टमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हेड, यानी सीपीसी का फॉरेन इन्फ्लुएंस विंग, कल्चरल एक्सचेंज यूनिट नहीं, डिप्लोमेटिक बॉडी नहीं, वो है सीपीसी की फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस का अपैरेटस। विटनेस कौन था? सोनिया गांधी, तब कांग्रेस प्रेसिडेंट और यूपीए चेयरपर्सन, और शी जिनपिंग, तब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, आज प्रेसिडेंट। एमओयू में क्या लिखा था आप और मैं आज तक नहीं जानते। दरअसल आप और मैं ही क्यों, कोई आम भारतीय नहीं जानता। डॉक्यूमेंट पब्लिकली रिलीज नहीं किया गया, लेकिन सोनिया गांधी ने 29 जून 2011 को शिन्हुआ न्यूज एजेंसी को एक रिटन इंटरव्यू दिया था शिन्हुआ के 90th एनिवर्सरी के लिए। उसमें उन्होंने कंफर्म किया एमओयू फ्रेमवर्क स्टैब्लिश करता है दो पार्टीज को इंपॉर्टेंट बायलैटरल, रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स पर एक दूसरे से कंसल्ट करने का। बायलैटरल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर कंसल्टेशन फ्रेमवर्क इंडिया के पार्लियामेंट को नहीं पता, इंडिया के एमईए को नहीं पता, और ये बात चाइना की शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के थ्रू सोनिया गांधी कंफर्म करती है। शायद जैसे एनएसी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर थी, वैसे ही ये एमओयू भी उस सरकार से ऊपर था। जेपी नड्डा ने जून 2020 में एमओयू रिलीज करने की डिमांड की थी। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुई। कोर्ट मॉनिटर्ड रिलीज के लिए 18 साल बाद आज 2026 में टेक्स्ट पब्लिक नहीं है। इंडियन पब्लिक को अपने ही नाम पे साइन किया गया डॉक्यूमेंट पढ़ने की इजाजत नहीं है और ये एमओयू रिसाइंड नहीं हुआ है। उसका ऑपरेशनल फ्रेमवर्क आज भी है, लेकिन ये कहानी 2008 से शुरू नहीं होती दोस्तों, ये 2005 से शुरू होती है। मनी बिफोर द मेमोरेंडम। राजीव गांधी फाउंडेशन 1991 में बना। सोनिया गांधी इंसेप्शन से चेयरपर्सन, ट्रस्टीज में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, पी चिदम्बरम, प्रियंका वाड्रा। 2005 से 2008 के बीच जब कांग्रेस सरकार में थी, राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइनीज एम्बेसी और गवर्नमेंट ऑफ चाइना से डोनेशंस मिले। 3 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स में फाउंडेशन के खुद के पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट्स में डिस्क्लोज्ड है। 2005 से 2006 में चाइनीज एम्बेसी से 10 लाख रुपए, 2006 से 2007 में गवर्नमेंट ऑफ चाइना से 90 लाख रुपए, 2007 से 2008 में फिर डोनेशन, टोटल 1.35 करोड़ रुपए। और उसी विंडो में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कंटेम्पररी स्टडीज फाउंडेशन का थिंक टैंक रिसर्च प्रोड्यूस कर रहा था, जो आर्ग्यू करता था कि इंडिया चाइना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के लिए फायदेमंद होगा। डोनर रिसर्च फंड कर रहा था, जो डोनर के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन को रिकमेंडेड करता था, और इंडियन स्टेट थ्रू इंडियन गवर्नमेंट वही नेगोशिएट करने वाला बॉडी था। 23 अक्टूबर 2022 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट दोनों का FCRA लाइसेंस कैंसिल हुआ। सेक्शन 14 ऑफ FCRA 2010 के अंडर सेक्शन 11 और सेक्शन 12 सब सेक्शन 4A वाया के वायलेशंस के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह ने कंफर्म किया
आरजीएफ ने चाइनीज एम्बेसी से 1.35 करोड़ रुपए रिसीव किए थे 2005 से 2006 और 2006 से 2007 फाइनेंशियल ईयर्स में। इंडियन स्टेट ने फॉर्मली क्लासिफाई किया ये डोनेशंस इंडियन फॉरेन कंट्रीब्यूशन लॉ के खिलाफ थे। दोस्तों, ये 2008 एमओयू की मिट्टी है। दरअसल 2008 का एमओयू रिश्ता शुरू नहीं करता, ये एमओयू रिश्ते को फॉर्मलाइज करता है। तो हमारे पास 3 डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। पहला, 2005 से 2008 चाइनीज स्टेट ने गांधी फैमिली की फाउंडेशन को फंड किया। दूसरा, उसी विंडो में वो फाउंडेशन एफटीए फेवरेबल स्टडीज प्रोड्यूस कर रही थी। तीसरा, 7 अगस्त 2008 को राहुल गांधी ने बीजिंग में सीपीसी के साथ कंसल्टेशन एमओयू साइन किया और वो एमओयू आज भी ऑपरेशनल है। आपने देखा कि कैसे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कांग्रेस ने समझौता किया था, कैसे चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को फंड किया। सब कुछ आपने देखा और समझा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस एमओयू के बाद क्या हुआ। हमने अपनी एक पुरानी वीडियो में विस्तार से बताया है कि इसके बाद क्या हुआ। देखिए दोस्तों, एमओयू साइन हुआ अगस्त 2008 में। इसके बाद यूपीए का सेकंड टर्म शुरू हुआ जो मई 2009 से मई 2014 तक चला, 5 साल। इस 5 साल में क्या हुआ हम 4 डोमेन्स में देखते हैं, ट्रेड, नेवी, टेलीकॉम, पावर। नंबर के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ। पहला डोमेन ट्रेड। वाजपेयी के टाइम में 2003-04 में इंडिया चाइना ट्रेड डेफिसिट कितना था? लगभग 1.1 बिलियन $, मैनेजेबल। यूपीए के 2 टर्म्स के बाद 2013-14 में डेफिसिट कितना था? 36.2 बिलियन $। 33 गुना ट्रेड डेफिसिट ग्रो हुआ 10 साल में। DGCIS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स का ऑफिशियल डेटा जून 2020 में रविशंकर प्रसाद ने पार्लियामेंट में डिस्क्लोज किया था। कंपोजिशन, इंडिया चाइना को बेचता था आयरन ओर, कॉटन कॉपर, लाइट नेफ्ट, श्रिम्प्स यानी रॉ मटेरियल्स। चाइना इंडिया को बेचता था इलेक्ट्रिकल मशीनरी, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ऑर्गेनिक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, APIs, प्लास्टिक यानी फिनिश्ड गुड्स। बिल्कुल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला मॉडल। दोस्तों, ये फ्री ट्रेड बैलेंस नहीं, ये कॉलोनियल ट्रेड पैटर्न है। डेवलपिंग इकोनॉमी रॉ मटेरियल सप्लाई करती है इंडस्ट्रियल सेंटर को, इंडस्ट्रियल सेंटर फिनिश्ड गुड्स बेचता है वापस। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ब्रिटिश ऐसा करते थे, पोस्ट 2008 में चाइना हमसे यही कर रहा था। और इसी विंडो में हमारे नेबर क्या कर रहे थे? वियतनाम। 2003-04 में मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ GDP 20.3%, 2013-14 में 20% से आगे, 2023-24 में 24.4%। वियतनाम में सैमसंग का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स है कोरिया के बाहर। वियतनाम आज ग्लोबल मोबाइल फोन हब है। बांग्लादेश, रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट 2003-04 में $6.4 बिलियन, 2013-14 में $24.5 बिलियन, 4 गुना ग्रो हुआ यूपीए डिकेड्स में। और 2023-24 तक $36.13 बिलियन, USDA कंफर्म्ड फिगर। टोटल ग्रो 2003 से 2024 तक लगभग 6 गुना। इंडिया टेक्सटाइल अपैरल एक्सपोर्ट 2003-04 में लगभग $14 बिलियन, 2013-14 में $26 बिलियन, 2023-24 में $36 बिलियन। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ GDP 2003-04 में 16.1%, 2013-14 में 15.3%। दोस्तों, पॉइंट ये नहीं है कि मोदी सरकार करिश्मा कर पाई या नहीं कर पाई। पॉइंट ये है कि यूपीए डिकेड का डैमेज 11 साल बाद भी रिवर्स नहीं हो सका। बांग्लादेश आज भी हमसे आगे है अपैरल एक्सपोर्ट में। वियतनाम मैन्युफैक्चरिंग में हमसे आगे है। वियतनाम ने सीपीसी के साथ एमओयू नहीं साइन किया था। बांग्लादेश ने सीपीसी के साथ एमओयू साइन नहीं किया था, इंडिया ने किया था। ये सिंगल अवेलेबल एक्सप्लेनेशन है जो डाइवर्जेंस को एक्सप्लेन करता है। देखा आपने, एमओयू के बाद चाइना के साथ जो ट्रेड सरप्लस था वो ट्रेड डेफिसिट में बदल गया, क्योंकि हम चीन से ज़्यादा आयात करने लगे, ज़्यादा सामान खरीदने लगे। अपने देश की मैन्युफैक्चरिंग को एक तरह से किल कर दिया गया। याद रखिए, उसी समय वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रहे थे, बढ़ा रहे थे। तो राहुल गांधी को ये सवाल अपनी माता सोनिया गांधी से पूछना चाहिए कि एमओयू के बाद इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग क्यों खत्म हुई। दोस्तों, इसका एक और उदाहरण जयराम रमेश के पर्यावरण मंत्री रहते हुए मिलता है। हमने अपनी एक और वीडियो में आपको बताया है कि कैसे सीपीसी और कांग्रेस के 2008 के एमओयू के बाद 2009 में रमेश को एनवायरनमेंट मिनिस्टर बनाया गया और उसके बाद पर्यावरण के नाम पर उन्होंने देश की मैन्युफैक्चरिंग का बंटाधार कर दिया। देखिए, 2010 में भारत में $12 बिलियन के भारत के तब के सबसे बड़े विदेशी निवेश को रिजेक्ट कर दिया गया। साउथ कोरियन कंपनी पॉस्को ओडिशा में स्टील प्लांट लगाना चाहती थी, तो रमेश ने उसका एनवायरनमेंट क्लियरेंस रद्द कर दिया। प्लांट नहीं लगा। करोड़ों का निवेश, हजारों की नौकरी और भारत में होने वाली मैन्युफैक्चरिंग पर ग्रहण लगा दिया गया।
2010 में ही वेदांता $2.7 बिलियन के निवेश के साथ उड़ीसा के नियमगिरी पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता था। जयराम रमेश ने इसे भी एनवायरमेंट का हवाला देते हुए शुरू नहीं होने दिया। ध्यान से देखते जाइए, वेदांता के एल्युमिनियम रिफाइनरी को एक्सपेंड करने के जितने प्रोजेक्ट चल रहे थे उन सभी को रमेश ने एनवायरमेंट के नाम पर रुकवा दिया। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स या तो बंद करवा दिए गए या रुकवा दिए गए या फिर उनमें किसी तरह की अड़चनें पैदा कर दी गई। नॉर्थ ईस्ट से लेकर देश के नॉर्थ यानी उत्तराखंड तक रमेश प्रोजेक्ट्स रोकने में लगे थे। जी हां, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बनने वाले लोहारी नाग हाइडल प्रोजेक्ट को भी स्क्रैप कर दिया गया। दोस्तों, चाहे पुणे का लवासा हिल सिटी प्रोजेक्ट हो, चाहे मध्य प्रदेश का महेश्वर हाइडल प्रोजेक्ट हो, ये और ऐसे तमाम प्रोजेक्ट एनवायरमेंट के नाम पर जयराम रमेश ने एनवायरमेंट मिनिस्टर रहते हुए रुकवा दिए। हर तरफ से दबाव के बाद, अपनी सरकार से दबाव के बाद अगर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी तो उसमें दर्जनों शर्तें लगा दी। मतलब यह है कि जिन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी भी दी उनमें भी तमाम शर्तें थोप दी गई। सवाल यह है कि इससे हुआ क्या? इससे हुआ यह कि एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना उद्योगपतियों के लिए सबसे बड़ा काम हो गया। ये एनवायरमेंट टेररिज्म जैसा था। उद्योगपतियों के भीतर यह भय बैठ गया कि वे करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर एनवायरमेंट क्लियरेंस न मिला और अगर बीच में ही रद्द हो गया तो वे बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में उद्योगपतियों ने मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स से हाथ खींचने शुरू कर दिए और देखते देखते भारत मैन्युफैक्चरिंग में पिछड़ता चला गया। देखा आपने कि कैसे जयराम रमेश एनवायरमेंट मिनिस्टर रहते हुए देश की मैन्युफैक्चरिंग में अड़ंगा डाल रहे थे, प्रोजेक्ट्स में अड़चने और एनवायरमेंट के नाम पर देश की ग्रोथ को रोकते हुए दिखाई दे रहे थे। अब जरा आप इस वीडियो की छोटी सी रिपोर्ट और देखिए। तो जब तक जयराम रमेश एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में रहे, वे देश के प्रोजेक्ट्स में इसी तरह से अड़चने डालते रहे और वाजपेयी सरकार जो बूस्टर इकोनॉमी को देकर गई थी उसके दम पर क्रीड़ा करते रहे। मजे की बात यह है कि वो 2011-12 आते आते खत्म होने लगा था और यही कारण है कि 2012 के बाद पॉलिसी के साथ साथ इकोनॉमी भी कोलैप्स करने लगी थी। दोस्तों, अब आप फाइनेंशियल एक्सप्रेस के तत्कालीन एडिटर एम के वेणु का ये बयान देखिए। बीबीसी से बात करते हुए वेणु ने बताया था कि जयराम रमेश का मानना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भूमि कानूनों में बदलाव करना पड़े तो करना चाहिए। वेणु आगे कहते हैं कि अब उन्होंने खुद ही इंडस्ट्रियल यूज ऑफ लैंड पर तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। सवाल यह है कि जयराम रमेश की विचारधारा बदल कैसे गई? 2009 में उन्हें एनवायरमेंट मिनिस्टर बनाया गया और उसके बाद उन्होंने तमाम प्रोजेक्ट्स रोके, जबकि वे पहले प्रोजेक्ट्स रोकने के पक्ष में नहीं थे। क्या यह संयोग है कि 2008 में कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एग्रीमेंट हुआ था? 2009 में वे मंत्री बने, भारत की ग्रोथ को हॉल्ट किया, प्रोजेक्ट्स को रोका और फिर चीन में छा गए, विदेशी मीडिया में छा गए। मजे की बात यह है कि इस दौरान उनके पीछे चट्टान की तरह सोनिया गांधी खड़ी थी, राहुल गांधी खड़े थे। सवाल है कि यह सब कुछ संयोग भर था या फिर कुछ और भी था। देखा आपने कि कैसे 2008 में एमओयू होता है, 2009 में रमेश को एनवायरमेंट मिनिस्टर बनाया जाता है और रमेश एनवायरमेंट के नाम पर तांडव करके देश की मैन्युफैक्चरिंग को एक तरह से बर्बाद कर देते हैं, उसका कबाड़ा कर देते हैं। मजे की बात यह है कि एक तरफ भारत में फैक्ट्रियां, इंडस्ट्री बंद की जा रही थी, उसी समय चाइना तेजी से मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था। तो दोस्तों, आज इस सवाल का जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। उन्हें ना पता हो तो अपनी माता सोनिया गांधी से पूछकर देश को बताना चाहिए कि यूपीए के कार्यकाल में सीपीसी और कांग्रेस के एमओयू के बाद देश की मैन्युफैक्चरिंग को क्यों रोका गया। क्योंकि अगर उस समय ऐसा ना किया गया होता या फिर अगर उस समय ऐसा ना होता तो हम आयात पर इतने निर्भर ना होते। अगर आयात पर निर्भर ना होते तो हमारी इतनी विदेशी मुद्रा बाहर ना जाती और पीएम मोदी को विदेशी मुद्रा बचाने की अपील ना करनी पड़ती। खैर, 2008 के कांग्रेस के एमओयू को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।